नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। अपराधी की फितरत भी कमाल की होती है। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो खुदा पर भी इल्जाम लगा सकता है। फिर इंसान क्या चीज है? खुद को बेगुनाह साबित करने की छटपटाहट में हुआ न्याय की कुर्सी पर बैठे शख्स को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है। दरअसल ये उसकी बेगुनाही की दलील नहीं, बल्कि उसकी हार की बौखलाहट है। जहां वो दूसरों को गिराकर खुद को पाक साफ दिखाने की आखिरी और नाकाम स्वांग रचता है। यही सब ड्रामा अरविंद केजरीवाल कर रहा है। केजरीवाल ने न केवल अदालत की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है, बल्कि सुनवाई की प्रक्रिया में शामिल होने से भी इनकार कर दिया है। यह स्थिति न केवल राजनीतिक है, बल्कि इसके गहरे कानूनी निहितार्थ है। जो उसने ड्रामा करना शुरू किया है, यह भी अपने आप में अपराध है। अरविंद केजरीवाल के लिए भविष्य में जेल की राह और लंबी हो सकती है। अगर किसी को कहा जाए कि भाई, आरोप लगाने में कौन सा पॉलिटिशियन देश का नंबर 1 है, तो उसमें सबसे पहला नाम किसका आएगा? अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति स्वर्ण शर्मा के विरुद्ध एक रिक्वेजल एप्लीकेशन दायर की थी। इस आवेदन का मुख्य आधार यह था कि केजरीवाल को इस विशेष अदालत से न्याय की उम्मीद नहीं है। केजरीवाल ने अदालत में दलील दी थी कि न्यायमूर्ति के परिवार के सदस्य पैनल पर वकील है और विशेष विचारधारा वाले कानूनी संगठनों के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पहले के मामले में इस अदालत ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। अरविंद केजरीवाल ने वहां भी बदतमीजी से कहा कि सॉलिसिटर जनरल यहाँ पर उपस्थित है, मैं चाहता हूं कि सीबीआई सॉलिसिटर जनरल इस मामले में ना बोले। उन्होंने यह भी कहा था कि उस समय की यह हमारी और आपकी वार्ता है, यह कोर्ट में जस्टिफिकेशन है, इसलिए मैं कोर्ट से बात करने आया हूँ, मैं कोर्ट को कन्विंस करने आया हूँ। सॉलिसिटर जनरल नहीं बोलेंगे और ईडी और सीबीआई का यह केस नहीं है, इसलिए नहीं बोलेंगे। इतनी जानकारी उसके पास है, यानी इसको पता है, इसको मालूम है कि किसके विरुद्ध ये मामला है। तब उन्होंने आबकारी केस को अलग हटाया था और कहा था कि यह आबकारी शराब घोटाला वाला केस की सुनवाई नहीं है। हम तो यहाँ इस बात की सुनवाई करने आए हैं कि क्या मुझे न्यायालय से न्याय मिलेगा या कि नहीं। जिसमें उन्होंने कहा था, आपके बच्चे भी वकील हैं, आपके बच्चे सरकार के पैनल पे हैं, आप अधिवक्ता परिषद के सेमिनार में जाती है और आपने पहले हमको कभी रिलीफ नहीं दिया। जो मामला आपकी अदालत में गए उन सब में आपने हमको घसीट कर मार डाला। ऐसी परिस्थिति में अब फिर से जब नीचे वाले कोर्ट ने हमारे फेवर में ऑर्डर कर दिया है, तो आप उसको पलट ही देंगी, मुझे ऐसा लगता है। आपने सीबीआई को तोता बताने से मना कर दिया। ऐसी परिस्थिति में न्याय मुझे नहीं मिलेगा। वहीं चीफ जस्टिस स्वर्ण शर्मा ने उनकी पूरी सुनवाई की थी और सुनवाई के बाद उन्होंने एक डिटेल ऑर्डर भी दिया था। वे डिटेल ऑर्डर अरविंद केजरीवाल चाहते तो चैलेंज करते, वो डीबी में चैलेंज हो सकता था, वो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये बात मालूम है कि जो एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं या और उनके तमाम मित्र वकील हैं, उन्होंने उनको सलाह दी होगी और ये बात बताया होगा कि जो एलिगेशन लगाए हैं वो एक भी एलिगेशन कोर्ट मानने वाला नहीं है। ये ट्रांसफर का भी कोई कारण नहीं बनता और अविश्वास का भी कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि कोई भी जब ऑर्डर करता है तो उसके पीछे रीजनिंग लिखी होती है और जब वो रीजनिंग लिखता है तो रीजनिंग चैलेंज होता है। इस रीजनिंग को ही रेशियो कहा जाता है, यानी कि कोई भी जज अपने मन से कोई ऑर्डर नहीं कर सकता। उसको अगर कोई ऑर्डर करना है तो और उसकी एक भूमिका उसको बतानी पड़ती है, कानून अप्लाई करना पड़ता है और इसके अतिरिक्त जो कानूनी प्रिंसिपल एविक्शन हो चुके हैं कोर्ट में, वो कानूनी प्रिंसिपल उसको लगाने पड़ते हैं और ये कानूनी प्रिंसिपल लगाने के बाद जब वो ऑर्डर करता है फिर वो चैलेंज होता है। तो इन्हीं कानूनी प्रिंसिपल को फिर से व्याख्या होती है और उस व्याख्या में अपीलिंग कोर्ट निर्णय देता है। मतलब साफ है कि एक बड़ी चेन से, मतलब जब सीबीआई कोर्ट में कोई फैसला कर दिया, ईडी कोर्ट ने कोई फैसला कर दिया, हाई कोर्ट के एक इंटरमीडिएट एक बेंच की चेन है, हाई कोर्ट का सिंगल जज के बाद डबल बेंच में आप डबल बेंच में जा सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू भी लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के बाद फिर क्वेरी पिटीशन लगा सकते हैं। इतने सारे आपके पास ऑप्शन है। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट की डबल बेंच, मतलब 6 अफसर आपके पास है। 6 में से एक जज आपके खिलाफ हो सकता है, वहां से आपको शायद न्याय न मिले, बाकी 5 तो आपको न्याय देने वाले हैं। अगर बाकी 5 आपको न्याय देने वाले हैं और अभी आपके पास 4 अफसर बचे हैं, यानी कि नीचे अगर राउंड कोर्ट को छोड़ दे तो 4 अफसर अभी भी है। 4 अफसर अगर है तो आप 4 बार अभी और जा सकते हैं, तो समस्या क्या है?
अगर ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कुछ गलत भी कर देती है आपके अनुसार, तो फिर कहाँ गड़बड़ है? फिर तो डीबी सुनेगा, मतलब डिवीजन बेंच सुनेगा, तो वही फैसला हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी 3 बार सुनने का अभी आपके पास अवसर है। फिर क्यों घबरा रहे हैं स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में जाने से? क्योंकि अब उनको लगता है कि यह सिंपैथी उनको नहीं मिल पाएगी। और असली कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल कंट्रोवर्सी खेलकर ही यहां तक पहुंचे हैं और जेल भी गए। वही अरविंद केजरीवाल अपनी वर्तमान स्थिति की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से करते हुए सत्याग्रह की बात की है। यह एक बुनियादी अंतर को समझना आवश्यक है। ऐतिहासिक संदर्भ में बाल गंगाधर तिलक जैसे बैरिस्टरों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया था क्योंकि वे विदेशी गुलाम की व्यवस्था और उसको स्वीकार नहीं करते थे। वह संघर्ष स्वराज के लिए था। वर्तमान संदर्भ में केजरीवाल का मामला आबकारी नीति यानी शराब घोटाले के आरोप से जुड़ा है। भ्रष्टाचार के आरोप में न्यायिक प्रक्रिया का बहिष्कार करना और उसे आजादी की लड़ाई का नाम देना विवेक रूप से तर्कसंगत नहीं माना जाता। यह सिर्फ केजरीवाल ही कर सकता है। अवमानना और कानूनी प्रक्रिया केजरीवाल द्वारा न्यायमूर्ति को लिखी गई ओपन चिट्ठी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालती कार्रवाई पर कटाक्ष करना कंटेंट ऑफ कोर्ट के दायरे में आता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के मामले में सख्त रुख अपनाया था। आपके ऊपर जो एलिगेशन है उसको हम सुनेंगे, आप इसको अब पब्लिक प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। बाबा रामदेव ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चैलेंज कर दिया था और इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने कंटेम्प्ट मानने के बाद बाबा रामदेव और उसके साथी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वहां अपॉलॉजी सुप्रीम कोर्ट से मांगी तो नहीं मानी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तुम्हें लिखित माफी मांगनी पड़ेगी, अखबार में ऐड दीजिए। उन्होंने छोटा सा ऐड दिया और कहा कि हम कोर्ट से माफी मांगते हैं। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, छोटा ऐड नहीं, पूरे फ्रंट पेज में ऐड दीजिए और हर एक अखबार में दीजिए, लिखिए बकायदा। तब बाबा रामदेव ने लिखित रूप में सभी न्यूज़पेपर में अपॉलॉजी मांगी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम पुनः तुम्हारे केस में आते हैं। यानी कि ये बीच में जो कंटेम्प्ट का मामला है, जब आपने कहा कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, आदेश नहीं मानेंगे, अरविंद केजरीवाल तो खुल्लम रूप से कह रहा है कि मैं कोर्ट की बात नहीं मानूंगा, आपकी अदालत में प्रेजेंट नहीं होऊंगा, और साथ ही कह दिया कि हम सत्याग्रह करेंगे। भारत की अदालत में स्वतंत्रता के बाद कोई एक ऐसा बचकाना नेता जो यह कह रहा है कि मैं सत्याग्रह करूंगा, और वो भी करप्शन के मामले में। गांधी जी ने सत्याग्रह स्वतंत्रता के लिए किया था, ये गांधी जी के नाम रखकर करप्शन के मामले में सत्याग्रह कर रहा है और कह रहा है सत्याग्रह। वैसे ही मैं सिस्टम को नहीं मानता, मैं अदालत को नहीं मानता, मैं अदालत के रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं आपकी अदालत में प्रेजेंट नहीं होऊंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब केजरीवाल के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस होना चाहिए, कंटेम्प्ट का केस अलग चलेगा। और मजे की बात यह है कि जुडिशरी पर अपने सवाल खड़ा किया है। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ट्रांसफर भी कर देती है तो क्या कोई दूसरी बेंच इसके लिए सिंपैथी रखेगी? अब इसको पूर्ण रूप से अंदाजा है कि मैं केस हार चुका हूं। इसको पूर्ण रूप से अंदाजा है कि नीचे वाले कोर्ट ने जो डिसाइड किया है वो ऑनरेबल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में फंस गया है। अब ईडी और सीबीआई का मामला, अब तो इसे जेल जाना पड़ेगा और निश्चित रूप से तय हो जाएगा कि पहले दिन ही उन्होंने केस की कबिया निकालकर वो प्रोसीडिंग नीचे में फ्रीज कर दिया था। वहीं यह समझना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान अपील सीबीआई और ईडी की है। यदि केजरीवाल अदालत में उपस्थित नहीं भी होता है तो सुनवाई नहीं रुकेगी। अदालत सीबीआई के तर्कों को सुनकर निचली अदालत के फैसलों को पलट सकती है। क्योंकि केजरीवाल के सम्मन मिल चुका है, इसलिए वहां नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि उन्हें अवसर दिया गया था जिसे उन्होंने स्वयं ठुकराया है केजरीवाल ने। वहीं अरविंद केजरीवाल का इतिहास विवादों में और माफी मांगने का रहा है। 2014 में नितिन गडकरी और अरुण जेटली पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद जब उस पर मनहानि का मुकदमा चला तो पहले उन्होंने बेल बॉन्ड भरने से मना कर दिया और जेल गए। बाद में उच्च न्यायालय की सलाह पर 10,000 का बॉन्ड भरा। 2018 में केजरीवाल को जब लगा कि बेमानहानि के मुकदमे में फंस चुके हैं तो उन्होंने लिखित रूप से स्वीकार किया कि उनके आरोप बिना पुख्ता सबूतों के थे और गडकरी समेत कई नेताओं से माफी मांगी। अरविंद केजरीवाल वर्तमान में जिस राह पर चल रहा है वो उसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट और जेल की लंबी सजा की ओर ले जा सकता है। न्यायपालिका का सम्मान लोकतंत्र की आधारशिला है। यदि कोई मुख्यमंत्री, कोई प्राइम मिनिस्टर, चाहे कोई भी हो, यह कहता है कि वह सिस्टम को नहीं मानता तो यह संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा करता है। सीबीआई और ईडी के पास मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर यदि उच्च न्यायालय निचली अदालतों की रीजनिंग को खारिज कर देता है तो केजरीवाल के लिए
मुश्किल और बढ़ेगी। कानून के सामने सभी बराबर है और सत्याग्रह का ढाल भ्रष्टाचार के विधिक परीक्षण में शायद ही काम आए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।